हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे द थेटिक, रप्चर और बाउंड्री, जिसे लिखा है जूलिया क्रिस्तेवा ने। हम इसी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, विच इज गिवन बाय मार्गरेट वॉलर इन द बुक रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज। तो बेसिकली जो सिलेबस में इंक्लूड होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पेजेस ही होते हैं जो पूरे टेक्स्ट का एसेंस कवर कर लेते हैं। तो उन्हीं का एक एनालिसिस, उन्हीं का एक रिफाइंड मीनिंग हमने इस वीडियो में कवर करा है। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। सो पहले हम जान लेते हैं हमारी राइटर के बारे में। तो जूलिया क्रिस्तेवा है कौन? शी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्कॉलर। इन्होंने लैंग्वेज और लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स के ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं। Semiotic versus symbolic. She distinguishes between the semiotic, tied to primal emotions and bodily experiences, and the symbolic, linked with language and societal norms. ये semiotic और symbolic के बीच का फर्क समझाती हैं अपने वर्क्स के थ्रू कि कैसे semiotic जो वो emotions से connected है, whereas symbolic it is connected with the society. Poetry as disruption. क्रिस्तेवा को पोइट्री एक डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सेप्ट लगता है और यही अपने वर्क्स के थ्रू प्रेजेंट करती हैं। तो लेट अस बिगिन। तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम अपने इस टेक्स्ट का। तो ये थेटिक का मतलब क्या है? अब ये थेटिक जो वर्ड है, जो टर्म है, ये है क्या? इसका क्या मतलब बनता है? तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि सेमियोटिक जो होता है, बेसिकली ये वो टर्म है जो हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमारे ह्यूमनली इमोशंस कहते हैं। वेयरएज द सिंबॉलिसिज्म और सिंबॉलिक जो टर्म है वो एक बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज से जुड़ी हुई टर्म है कि हम क्या क्या फीचर्स पढ़ते हुए आए हैं, हमने क्या सीखा है, हम उसी को उसकी तरह ही लिखते हैं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। तो ऐसे ही थेटिक का मतलब होता है एक बाउंड्री, यानी कि एक सेपरेशन, कि कॉन्शियस is different from unconscious, symbolic is different from semiotic। यही इनका डिफरेंस बताना कि कैसे ये डिफरेंट है और ये है क्या, ये इसी को हम थेटिक बोलते हैं। From the third line, the third last word in her theory, thetic functions refers to the capacity of the mind to establish boundaries, to make distinctions and to form stable identities। अच्छा, as a student of a school या फिर जब आप प्राइमरी क्लासेस में रहे होगे, तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई भी जो डिफरेंसेस आते थे हमारे, वो पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें डिफरेंस होता है, डिफिकल्टी होती है याद करने में कि किस चीज़ का मतलब क्या था। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और तो सेम ही लग रहे हैं, इनको अलग अलग, इनमें डिफरेंस क्यों आया हुआ है, इनमें सब कुछ सेम लग रहा है। तो ऐसे ही थेटिक का मतलब होता है हमारी कितनी एबिलिटी है, कि हम कितनी कैपेसिटी से चीज़ों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम बता सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये दोनों चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो कुछ भी हो सकती हैं, इट कैन बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, सिंबॉलिक एंड सेमियोटिक और एनी अदर टर्म। तो बेसिकली इसी चीज़ को समझना और इसी चीज़ का के एक एंड पॉइंट तक पहुंच पाना इज द रियल मीनिंग ऑफ थेटिक। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेमियोटिक्स क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन टू सेमियोटिक्स। जब हम साइंस और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ उनके मीनिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। She explains how language shapes our understanding of the world and influences our thoughts and behavior। अब यहाँ ये बताती है कि सिम्योटिक्स सिर्फ यहाँ के खत्म नहीं हो जाता कि साइंस और सिंबल्स को पढ़ना और उनके मतलब को पढ़ना। सेमियोटिक्स का मतलब ये भी होता है कि हम कैसे ये समझ पाते हैं कि किसी भी चीज़ का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। बेसिकली इस तरीके से समझना कि हम उस चीज़ को ग्रास्प कर लें, हम उस चीज़ को याद रखें, वो हमारे बिहेवियर में इंक्लूड हो जाए। अच्छा, अब अगर हम हिंदू कल्चर में पले बड़े हैं, कोई भी कल्चर, हम हिंदू कल्चर एग्जाम्पल ले लेते हैं,
तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सबको नमस्ते करके मिलना है। इट इज़ अ जेस्चर। चलो, है तो जेस्चर, हम उसको साइन मान लेते हैं, ठीक है, आपके समझने के लिए। तो अब आपको पता है कि जो जेस्चर है नमस्ते करने का, ये एक रिस्पेक्टेबल जेस्चर है, जो शायद आपको बचपन में ना पता हो। एक बहुत ही छोटे बच्चे की तरह, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड जब आप थे, तो उस टाइम पे क्या पता, आप बड़ों को जब मिलते हो उनकी गोद में जाकर लात मारते हो उनको, क्योंकि आपको उस टाइम नहीं पता होता है कि ये डिसरिस्पेक्ट का एक जेस्चर है, एक डिसरिस्पेक्टिंग साइन है। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि जैसे ये दो लास्ट लाइन्स को मैं समझा रही हूँ मैं आपको, जब आपको ये समझ आ जाता है कि दिस जेस्चर इज रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, तो आप उसको अपने बिहेवियर में शामिल कर लेते हो। यही होता है सेमियोटिक साइंस और सिंबल्स को समझना और उसको अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेना। Moving to the second point, it is the semiotic and symbolic orders. Kristeva discusses the distinction between the semiotic and symbolic orders. अब ये आपको समझाती है कि semiotic और symbolic order में difference क्या है। So the semiotic is associated with pre-verbal bodily expression and emotions. Semiotic का मतलब है वो gestures, वो signs जो आप अपनी body के थ्रू दिखाते हो। आप बोलते नहीं हो उसमें, बोलने से पहले जो जेस्चर्स आप करते हो, जो साइंस आप दिखाते हो, वो सेमियोटिक होते हैं। वेयरएज जो सिंबॉलिक है वो लैंग्वेज से लिंक्ड है। आप सिंबल सीखते हो, लिखना सीखते हो, बोलना सीखते हो, कि अगर मैं एरो का सिंबल बनाऊंगी तो उसमें लिख रही हूँ ना, लिखना पड़ रहा है ना, साइन तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसी चीज को ये सिंबल बना रहा है, मैं बना रही हूँ, ये लैंग्वेज से लिंक्ड है, ये मेरी सोसाइटी से लिंक्ड है। शी एक्सप्लोर्स हाउ दीज टू dimensions interact and shape human subjectivity. Moving forward to the next point, it is the concept of intertextuality. Kristeva introduces the concept of intertextuality, which refers to the way texts are interconnected and influenced by other texts. She argues that meaning is not fixed but is constructed through a network of references and associations. इंटरटेक्सुअलिटी का बेसिकली मतलब होता है जब हम एक टेक्स्ट को लिखते हुए दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं, दूसरे टेक्स्ट को उसमें मेंशन करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जब हमने लिखी, सोचो कोई भी, मैं कोई बुक लिख रही हूँ और उसमें मैं कोई एग्जाइल की बात बताना चाह रही हूँ, तो मैं रामायण का रेफरेंस दूंगी। तो another text is being referred to in my text. ओके, तो इसमें ये नहीं है कि जो मीनिंग है फिक्स हो गया कि एग्जाइल उन्हीं की तरह हो रही होगी, उन्हीं के जैसे हो रही होगी जैसे रामायण में हुई थी, बट एक रेफरेंस देने का तरीका होता है ये। इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग, इट इज अ वे ऑफ नेटवर्किंग आवर टेक्स्ट। सो moving forward to the next point, we have only 4 points left, जिसमें हमें पूरे टेक्स्ट का एसेंस कवर कर लेंगे, जो जो पेजेस आपके सिलेबस में हैं। The signifying process. Kristeva examines the signifying process, which involves the production of meaning through language and communication. सिग्निफाइंग प्रोसेस का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मैंने कोई साइन या सिंबल सीखा है, तो सिर्फ इसको सीखने से कुछ नहीं होगा, हमें उन सिंबल्स का मतलब भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली द सिग्निफाइंग प्रोसेस मीन्स टेकिंग आउट द राइट मीनिंग फ्रॉम अ साइन और अ सिंबल। एक चीज का सही मतलब समझ पाना, उसी को हम द सिग्निफाइंग प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं किसी को नमस्ते करूं, तो वो एक कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। ओके, है तो वो एक तरह का साइन, तो हम उसको मानेंगे, हाँ बेसिकली साइन है, ठीक है। पर क्या वो कल्चर से जुड़ा हुआ है? हाँ, जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक कल्चर की कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिग्निफाई कर रहा है। पर यही अगर मैं हाथ जोड़ू कहीं बाहर, तो वो क्या मानेंगे कि ये रिस्पेक्ट का जेस्चर है? नहीं, वो सिर्फ इसको मे बी क्लैप मान ले, या सिर्फ जॉइनिंग टू हैंड कुछ ऐसा मान ले, पर उसका कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कल्चरल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी।
तो किसी भी साइन या सिंबल की सिग्निफिकेंस तभी होती है जब हम उसको सोसाइटी और कल्चर के फैक्टर्स से जोड़कर समझते हैं. Moving to the next point, the role of poetry. Kristeva emphasizes the importance of poetry as a mode of expression that disrupts conventional linguistic norms and allows for the expression of the semiotic. Kristeva ये कहती हैं कि पोएट्री जो पोम लिखने चीजें हैं, जैसे लोग पोएम्स लिखते हैं अलग अलग, तो वो एक ऐसा तरीका है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, जो जो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स है, जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को ब्रेक करता है ये तरीका. पोएट्री ब्रेक्स द नॉर्म्स. ओके, तो बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जो लैंग्वेज की रूल्स को डिसरप्ट करता है और इंसान को एक चांस देता है कि वो अपने इमोशंस को फ्रीली डिस्क्राइब कर सके, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से डिस्क्राइब करे. चाहे मैं अपने इमोशंस को एनवायरनमेंट से जोड़ के बताऊं, चाहे मैं अपने इमोशंस को एक लेक से जोड़ के बताऊं, कैसे भी बताऊं. तो देयर इज नो बाउंड्री while आई एम राइटिंग अ पोएम, और इवन इफ इन द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हमें किस रूल को फॉलो करते हुए लिखना है. Next point is abjection and the maternal body. Kristeva discusses the concept of abjection, which refers to the experience of encountering something that disrupts the boundaries of the self and evokes feelings of disgust and horror. अब आगे ये एक टर्म यूज करती हैं abjection, जिसका मतलब समझाती हैं और उसको कंपेयर करती हैं मैटरनल बॉडी के साथ. बेसिकली abjection का मतलब होता है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना, कुछ ऐसा देखना, सुनना, समझना, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस करना जो हमारी बाउंड्रीज से बाहर हो. जैसे कि मुझे कोई भी बहुत सारा हॉरर मूवी देख के बहुत ही बुरा, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है, तो वो मेरी बाउंड्री से बाहर है. इट इज़ एन ऑब्जेक्शन फॉर मी. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरी बाउंड्रीज को डिसरप्ट कर रहा है. और ये कनेक्ट करती हैं इसको मैटरनल बॉडी के साथ. ऑफ बर्थ एंड डेथ एम्बॉडीज द एक्सपीरियंस ऑफ एब्जेक्शन, कि वाइल बर्थ एंड डेथ हमें कैसा फील होता है, जैसे हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल गए हों, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ extreme pain and extreme horror within the maternal body, and it is compared to abjection. Last point is revolutionizing language. एक ही वर्ड, जैसे मैं लिख दूं लेट अस से ब्लॉसमिंग फ्लावर्स. ओके, तो अब इसका मीनिंग सिर्फ फ्लावर, सुंदर फ्लावर्स भी हो सकते हैं. अगर वो एक सैड पोइट्री है, तो इन टर्म्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है, क्या इनको एज अ आयरनी यूज करा जा रहा है, कैसे यूज करा जा रहा है. तो यही मतलब होता है कि पोइट्री में किसी भी टर्म का, किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता. पोएट्री में इंसान के पास एक पावर होती है to express themselves freely, to write whatever they want, to express whatever they want. Okay, so the last three lines says, she argues that poetic language can disrupt the symbolic order and create space for the emergence of the semiotic, leading to greater creativity and freedom of thought. As we know, semiotic means expressing our emotions थ्रू साइंस. ओके, तो बेसिकली पोइट्री में भी यही होता है. एक सिंबॉलिक ऑर्डर, यानी कि जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो सब टूट जाते हैं, और एक पोइट्री एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम कैसे भी लिख सकते हैं और कैसे भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ. So that was the end of our video. If you liked it, do not forget to subscribe and hit the bell icon, like, share and comment for more content. Thank you guys.